So the nature of light is assumed as a particle by some scientists and was assumed as wave by some other scientists. But both class of scientists agree on one thing, that ultimately light possesses some energy. ठीक है? तो प्लांट ने बेसिकली अपना जो थ्योरी दी वो इस एनर्जी के ऊपर थी कि जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा टुकड़ों में मूव करती है। ठीक है ना? जो भी एनर्जी है वो ऐसे नहीं कंटिन्यूअस वे में नहीं होती है। एनर्जी इज ऑलवेज इमिट्स, एनर्जी ऑलवेज इमिट्स इन द बंच ऑफ पैकेट्स। ठीक है? जैसे एक है कि पानी कंटिन्यूअसली आप फ्लो करा रहे हो और एक है कि पानी को छोटे छोटे बैलून्स में भर के आप फ्लो करा रहे हो। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी किसी एनर्जी के सोर्स से एनर्जी निकलती है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है और इन पैकेट्स को, एक पैकेट को अगर हम पकड़ के देखें तो इसका नाम दिया है इन्होंने क्वांटा। तो ऐसे ही जब लाइट अपने सोर्स से बाहर निकलती है तो इन्होंने कहा कि लाइट बेसिकली क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सर आप ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा जो ये पैकेट है ये वैसा पार्टिकल नहीं है जैसा आप इसको सोच रहे हो। ठीक है? ये वैसा पार्टिकल नहीं है जैसा आप इसको सोच रहे हैं। नॉर्मल लोग जो पार्टिकल अभी तक सोच के बैठे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वैसा पार्टिकल नहीं है। और इस पर्टिकुलर पैकेट को एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज कॉल्ड फोटॉन। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कैसा पार्टिकल है ये, क्या प्रॉपर्टी है इस पैकेट की। तो इन्होंने एक दो चीजें डिफाइन की, जिनमें से एक पहली चीज ये थी कि द एनर्जी ऑफ ए बंडल, एनर्जी ऑफ ए पैकेट ई। ठीक है? इन्होंने कहा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान समझना कितना स्मार्टली इसने दोनों क्लास के साइंटिस्ट को सेटिस्फाई किया। इसने ये कहा कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ माय पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of the source, frequency of source of light। ध्यान समझिए, इससे क्या मतलब है कि जो लोग लाइट को वेव मानते हैं तो वेव मानेंगे तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसने कहा कि जो लोग लाइट को वेव मानते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी मानते हैं, दैट इज एफ, मेरे इस पैकेट की जो एनर्जी है वो उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेरे जो पैकेट है इसकी एनर्जी, मेरा जो ये पार्टिकल है या जो क्वांटा है इसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मतलब पूरी तरह से उन्होंने वेव नेचर को भी नेग्लेक्ट नहीं किया अपनी थ्योरी में, क्योंकि वो उसके एक पैरामीटर को यूज कर रहे हैं कि लाइट को अगर आप वेव मान रहे हैं तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो जितना ज्यादा होगी उतना ही मेरे पैकेट की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए बाद में इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया लोगों ने और उन्हीं ने हटाया और एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम है h, और इस h को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये इसकी वैल्यू है। और बाद में जाके सिंस इन्होंने पार्टिकल और वेव दोनों का यूज किया तो इसीलिए इन्होंने बाद में लाइट को, नेचर को, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसका नाम ही है चैप्टर का, बाद में इन साइंटिस्टों ने मिलके इन्होंने
1900 में थ्योरी दी और इनकी इस थ्योरी को यूज करके 1905 में आइंस्टीन ने एक और चीज डेवलप की जिसको बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिससे ये स्टैब्लिश हुआ कि जो लाइट का नेचर है वो ड्यूअल है, मतलब ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो इतना स्टैब्लिश हुआ था क्वांटम फिजिक्स में 1900 में ये और 1905 में ये। और जो बोर ने अपना मॉडल दिया वो दिया 1912, जब बोर 27 साल के थे, 27 ईयर। तो एक्चुअल में बोर ने उस समय जो अपना मॉडल दिया उस समय तक क्वांटम थ्योरी इतनी डेवलप हो गई थी, बस ये मान के चलिए, इससे ज्यादा कुछ भी हाईफाई डेवलप नहीं हुआ था। नमन कुछ कहना चाह रहा है? हाँ नमन बोलो बेटा। सर ये फोटोन बनते किससे हैं? ये फोटोन बनते किससे हैं? फोटोन किसी से नहीं बनते बेटा। प्लैंक ने बस इतना बताया कि ये जो फोटोन है ये बेसिकली एनर्जी के पैकेट्स है, और फिर इन फोटोन की प्रॉपर्टीज बताएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बताओ, क्योंकि इट वाज अ थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। सो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्सपेरिमेंट। उसने हाइपोथेटिकली, क्वांटम हाइपोथेसिस भी इसका नाम दिया गया। वही चीज है हाइपोथेसिस, बेसिकली क्या होती है? Hypothetically, when you design a theory which explains some observations, then we call it as a hypothesis. And if it successfully explains any observation, then we accept that hypothesis as true. So, उसने बस ये कह दिया कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वो अलग अलग तरीके से नहीं है। दूसरा, जब आप इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, तो फोटोन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये डिस्कशन नहीं किया प्लैंक ने कि आखिर इन फोटोन के अंदर एक्चुअल में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया। उसने कहा सिंपली इट इज एनर्जी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मास वर्ड हम नहीं कहेंगे कि कोई मास है क्या, मतलब रेस्ट में फोटोन डिफाइन ही नहीं है। इनकी जो प्रॉपर्टी थी फोटोन की, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि रेस्ट मास इज जीरो। मतलब कभी भी आप फोटोन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब वो रेस्ट में है, तो ठीक है। तो जब रेस्ट में है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रेस्ट में, तो हम कहेंगे कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये सवाल ही खत्म हो जाता है। फोटोन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मोशन एंड इट इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1912 में जब बोर 27 साल के थे, तो वो ठीक उसी लैब में स्टडी कर रहे थे जिस लैब में रदरफोर्ड काम कर रहे थे। रदरफोर्ड काम कर रहे थे, ठीक है। 27 साल की एज में वो उसी लैब में काम कर रहे थे जिसमें रदरफोर्ड ने चीजें डेवलप की थी। और जब उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, रदरफोर्ड का काम पढ़ा, तो ही वाज वेरी मच कंफर्म कि यार रदरफोर्ड का मॉडल गलत तो नहीं है, मतलब बात तो सही है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता, एटम के अंदर गिरता, तो फिर ये जो रेडिएशंस मिल रही हैं इन लोगों को, लाइमन को, वामर को, रिडबर्ग को, तो ये फिर मिलती ही नहीं। लेकिन अगर ये मिल रही है, एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं रियलिटी में, तो जरूर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, न्यूक्लियस में नहीं गिर रहे होंगे। तो 1-2 साल तक इस पे लगाने के बाद टाइम, बोर ने जितना कुछ डेवलप हुआ था, तो उसे एक चीज समझ आई कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो रहा है ईएम वेव थ्योरी की वजह से।
ईएम वेव थ्योरी की वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि ईएम वेव थ्योरी कह रही है कि इलेक्ट्रॉन शुड emit the radiation because charge is accelerated in the orbit। तो उसने कहा कि यार ये थ्योरी है मेन जड़ इस रदरफोर्ड के मॉडल को न मानने की। तो क्या हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल है इस चीज के लिए? उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्यों आई, क्योंकि उसी समय पर मैंने आपको टाइमलाइन बताई 1900 में क्वांटम थ्योरी पिक्चर में आ गई थी। और क्वांटम थ्योरी जनरली डील कर रही थी बहुत छोटे छोटे लेवल पर एनर्जी के इंटरेक्शन को। तो ये जो क्वांटम थ्योरी नई नई मार्केट में आई थी, तो बोर का ध्यान इसकी तरफ गया कि ये जो ईएम वेव थ्योरी है ये तो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर, बड़े बड़े सिस्टम्स पर एप्लीकेबल है। तो क्या पूरी तरीके से हम ईएम वेव थ्योरी से एटम को एनालाइज करें, या किसी और थ्योरी को भी अप्लाई कर सकते हैं हम एटम के मॉडल को डिफाइन करने के लिए, है ना? क्या हम इस थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दें, ये कह दें कि भाई ये एप्लीकेबल ही नहीं है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन द एटम विद ईएम वेव थ्योरी बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट रीजन। ठीक है ना? क्योंकि जो आइंस्टीन थे, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ व्हाई दिस, ये दिमाग में क्यों आया उसके बोर के। क्योंकि न्यूटन के जो लॉ थे, न्यूटन के लॉ जो चल रहे थे बहुत सालों से, वो वैलिड थे आपके कब, जब आप इस तरीके की स्पीड लें जो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम हो। तो तब क्लासिकल फिजिक्स वैलिड थी, न्यूटन के लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन वैलिड थे। लेकिन उसी समय आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, कंपैरेबल हो जाए, तो उसके मोशन को न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके लिए उसने एक सेपरेट थ्योरी डेवलप की, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका मतलब ये सब चीजें आइंस्टीन और बोर सेम टाइप के साइंटिस्ट हैं, वो आपस में डिस्कशन करते थे वो लोग चीजों को लेके। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर के दिमाग में भी ये आया कि मैं एटम के मॉडल को पुराने थ्योरी से क्यों एक्सप्लेन करूं। मैं भी ये कह देता हूं कि भाई बहुत छोटे लेवल पर जब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, उस लेवल पर क्लासिकल फिजिक्स या ईएम वेव थ्योरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता। और फिर वो लग गया क्वांटम थ्योरी को समझने में, क्वांटम थ्योरी को समझने में। ठीक है? और क्वांटम थ्योरी को समझने के बाद जो चीजें डेवलप हुई, उनको देखने के बाद अचानक से एक दिन वो आया और उसने कहा कि मैंने एटम का एक नया मॉडल डिस्कवर कर लिया है। एटम का नया मॉडल डिस्कवर कर लिया है बेस्ड ऑन, ध्यान से समझना बेटा, उसका जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी? बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक। ठीक है? यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने क्वांटम थ्योरी को एटॉमिक लेवल पर यूज किया, तो इट वाज बोर। बोर ने कहा कि हम चीजों को क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? ब्लर आती रहती है स्क्रीन, एक मिनट रुको। ये आपको दिख रही है स्क्रीन प्रॉपरली? जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है?
ठीक है, देखिए, सो बेसिकली उसने तीन पोस्टुलेट दिए आपके, सबसे पहले तीन पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट क्या होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डू वी मीन बाय पोस्टुलेट? उसने लॉ नहीं दिया, उसने पोस्टुलेट दिए। कोई बताएगा आपने से व्हाट डू वी मीन बाय पोस्टुलेट? क्या मतलब होता है पोस्टुलेट का? कौन बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? बताओ शुभ, क्या होता है पोस्टुलेट, बताओ। मतलब ऐसे कोई स्टेटमेंट दे देना जिसका कोई प्रूफ नहीं हो और मतलब उसे बस एक्सेप्ट कर ले। हाँ, पोस्टुलेट का मतलब ये था, बिल्कुल ठीक कह रही है, कि ऐसी चीज जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है ना? मतलब आप जब दुनिया से ये कहो कि ये जो मैं बोलने वाला हूँ, आप इसका मेरे से प्रूफ मत मांगो, बट जो मैं कह रहा हूँ इसको आप मान लो सब लोग, और अगर आप इसको सच मान लेंगे तो फिर मैं ऐसी चीज एक्सप्लेन करूंगा जो ऑब्जर्व की है आप लोगों ने, और वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ट्रू है। उसकी एक थ्योरेटिकल एनालिसिस इज पॉसिबल कि वो वैसा वैसा क्यों हो रहा है। आई कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स विच इज हैपनिंग। मतलब आपको कोई ऑब्जर्व फिनोमेना है और आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता चल रही कि ये क्यों हो रहा है, तो हो सकता है आप में से कोई ये कहे कि मैं जो ये तीन स्टेटमेंट दे रहा हूं इनको आप सच मान लो। और अगर आप इनको सच मान लोगे, मैंने ये स्टेटमेंट जो दिए मैंने किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं दिए, लेकिन अगर आप इन तीन चीजों को ठीक मान लो, सही मान लो, क्योंकि देखो जो चीजें ऑब्जर्वेशन के बेस पे दी जाती है वो तो लॉ कहे जाते हैं, फिर जिनका कोई प्रूफ नहीं है और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिए गए हैं, देन दे आर कॉल्ड लॉ। लॉ में और पोस्टुलेट में डिफरेंस है। बोर ने लॉ क्यों नहीं कहा, बोर्स लॉ? क्योंकि बोर ने ये जो तीनों चीजें जो बताई, जो बताने वाला है, वो किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नहीं बताई। ठीक है, इट वाज थ्योरेटिकल अजम्पशन। ठीक है, कि अगर हम ये मान लें, ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी इज वर थ्री अजम्पशंस, कि अगर हम इनको सही मान लें तो फिर जो भी कुछ रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी वो एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड लॉ, और क्यों बोर ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि जो मैं ये बता रहा हूँ उसको आप सही मान लो और उसका प्रूफ मत पूछो मेरे से। ठीक, जिसमें से पहला, देखना ध्यान से, पहला अजम्पशन क्या था उसका? उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट सम स्पेशल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड की पहली लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी ऑर्बिट पॉसिबल हो सकते हैं। उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसने कहा कि बहुत सारी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ क्वांटम थ्योरी के बेस पे मैंने ये महसूस किया है कि अगर हम ये मान लें कि देयर एग्जिस्ट सम स्पेशल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस in which electron does not radiate any EM wave, does not radiate any EM wave, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी रेडिएट किए घूम सकता है आराम से। ठीक है, और उस समय एटम की कुछ एनर्जी हो सकती है। मतलब उसने कहा कि ये अगर न्यूक्लियस है
तो इसके अराउंड कुछ स्पेशल ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है। मान लो अगर ये पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस समय इसकी एनर्जी है T1। फिर अगर मान लीजिए ये दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी है मान लो T2। ठीक है, तो उसने इस तरीके से कहा कि जो एटम है, एटम और इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, वो कंटिन्यूअस एनर्जी पजेस नहीं करता कि 1 से लेकर 100 तक सारी वैल्यू एटम अपनी एनर्जी की पजेस करता हो। उसने कहा कि ये जो एनर्जी है दैट इज possessed discretely by the atom। जब ये इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट्स में रहता है उस समय जो एटम की एनर्जी है T1 T2 T3 ये डिस्क्रीट है इन नेचर और इन ऑर्बिट्स में कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती। क्या ये पहला पोस्टुलेट आपको समझ आया? बताइए। ठीक है, तो दूसरा फिर दूसरा पोस्टुलेट क्या है, क्योंकि उसने पहले में तो ये कहा कि ये स्पेशल ऑर्बिट है, उसे पता था अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है कि ये स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी होंगी, कहाँ होंगी। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो अब उसने जो दूसरा पोस्टुलेट दिया उसको पकड़ के लोग सर पकड़ के बैठ गए। पहला वाला पोस्टुलेट तो फिर भी लोग समझ गए कि अच्छा ठीक है, इसने ये कहाँ से तुक्का बढ़ाया है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी पहले उसने हेडिंग में लिख दिया था। तो यहाँ पर लोगों ने सोच लिया कि ठीक है, ये कह रहा है कि न्यूक्लियस में जो एनर्जी होती है वो सर्टेन जो है लेवल्स पर ही होती है, मतलब ये होगी ये होगी ये होगी। तो डिस्क्रीट होती है एनर्जी पजेस्ड बाय एटम। ठीक है, तो सिंस क्वांटम थ्योरी में ये बात चली रही थी कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। हाँ बताओ नंबर। सर आपने कल बताया था कि चार्ज जब ओसिलेट करता है तब ईएम वेव बनती है, हाँ, तो इसके अंदर ईएम वेव बनेगी कैसे? हम नहीं बनेगी ना, उसने नहीं तो कहा कि आप कुछ सर्टेन ऑर्बिट के लिए ईएमएम थ्योरी को अप्लाई नहीं करोगे एटम के मॉडल पर। कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कोई ईएमएम रेडिएट नहीं करेगा। ओके सर। उसने ये डिस्कशन ही खत्म कर दिया और लोगों ने कहा क्यों, तो उसने कहा कि ईएमएम थ्योरी पूरी तरह से एटॉमिक लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है, नई थ्योरी एप्लीकेबल है। अब मैं नई थ्योरी से एटम को एक्सप्लेन करूंगा एंड दैट इज क्वांटम थ्योरी। तो लोग पहले सुन रहे थे, लोगों ने कहा इसको कर लेने दो अपने मन की, इसके पोस्टुलेट पोस्टुलेट फिर हम देखते हैं कि इस ये जो थ्योरी डेवलप कर रहा है क्या इससे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सप्लेन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो दूसरी थ्योरी, दूसरा पोस्टुलेट जब दिया उसने उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, जो एनसीईआरटी में गिवन है। उसने कहा कि केवल एनर्जी ही क्वांटाइज्ड नहीं होती। ठीक है, क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसने कह दिया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। दूसरा जो प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पागल ही हो गए लोग इसके बाद, यार ये क्या बातें कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसने कह दिया कि एनर्जी के साथ साथ एटम में मूव होने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट अ कंटीन्यूअस थिंग। और वो जो एम वी आर है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। लोगों ने कहा कि अच्छा कौन सा है वो, मतलब
क्या है? तो उसने बोला कि जैसे प्लैंक ने थ्योरी दी E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ पैकेट, इसी तरीके से इसने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में, मान लो ये पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है, तो इसने कहा कि उसमें घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। ध्यान से देखिए, इट वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट। मतलब घबरा गए लोग ये मैथमेटिकल इक्वेशन देखकर, क्योंकि अजम्पशन थ्योरेटिकल तक तो ठीक था, पर इतना एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन या अजम्पशन दे देना, लोगों ने कहा भैया कैसे बता रहे हो ये तुम, हियर n इज अ इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। हाँ एक्सक्यूज मी बताओ सर। रोहन, क्या कहना चाह रहे हो? सर इसके अंदर टॉर्क जीरो का है। इसके अंदर टॉर्क टॉर्क, जीरो नहीं है ना। टॉर्क जीरो नहीं है, क्यों? फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस। फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियस लगा रहा है ना। आपको न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है? ये न्यूक्लियस है और ये आपका फोर्स लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितने का है? 180 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू आर, मतलब डॉट प्रोडक्ट। यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? टॉर्क। जीरो। ठीक है। ओके सर। हाँ अभी देखते चलो, मानी अच्छी बात है कि आप बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी वहां सोचना है आपको। ठीक है, आप सांस रोक के देखते चलिए बस अभी थाम के सांस। एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये जो इक्वेशन इसने दी इसको बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहा गया है। ठीक, और जो तीसरा पोस्टुलेट था उसने उसने कहा कि ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स एटम के पॉसिबल है। और उसने कहा कि देखो जब आप किसी हाइड्रोजन सैंपल को एक्साइट करते थे, कल देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, फिर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करता था और फिर लाइट निकलती थी डिस्क्रीट नेचर की। तो उसने अपने तीसरे पोस्टुलेट में ये कहा कि देखो जब ये एटम अपनी अलग अलग एनर्जी स्टेट से, जैसे अभी ये मान लो सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जब आप बाहर से इसको कोई एनर्जी देते हो या किसी इलेक्ट्रॉन को हिट कराते हो, तो उससे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके अपनी हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है। जैसे E1 से चला गया E2 में, E1 से चला गया E2 में। ठीक है, और फिर इसने कहा कि ये वहां पर ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, वापस लौट के आता है। और जब कोई एटम अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उनके एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। और उसने ये चीज कह दी hc/λ। यहां पर उसने तीसरे में और दूसरी इक्वेशंस में भर भर के क्वांटम थ्योरी यूज कर दी। देखो प्लैंक का कांस्टेंट दोनों में आ रहा है, और इसने कहा, यहां से इसने एक्सप्लेन किया कि क्यों डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्यों डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होता है? क्योंकि एनर्जी स्टेट्स डिस्क्रीट है, इसीलिए जब ये
वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट्स में आती हैं तो सर्टेन ट्रांजिशंस ही पॉसिबल होते हैं, जिसकी वजह से सर्टेन वेवलेंथ ही बाहर निकलती है। इसीलिए स्पेक्ट्रम में कंटीन्यूअस वेवलेंथ देखने को नहीं मिलती, बल्कि डिस्क्रीट वेवलेंथ देखने को मिलती है। फिर लोगों ने कहा कि भैया ये कैसे दिया आपने एमवीआर, ये तो फिर भी समझ आ रहा है, ऐसी बातें तो आइंस्टीन और प्लैंक ने कर रखी है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, जो भी एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और ये बात ठीक है कि डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, ये भी मान लिया, लेकिन आपने ये कैसे बताया एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई? कह दिया दिस वाज माय इंट्यूशन, मैथमेटिकल इंट्यूशन। अब एनसीईआरटी भी जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने डायरेक्टली ये दिया है, 3 पोस्टुलेट देके फिर उन्होंने कहा है कि इन पोस्टुलेट को अगर हम सही मान लें तो आप देखो उसने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया, हाउ ही एक्सप्लेन द मॉडल। उसने कहा कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ मान लो किसी nth ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, व्हाट इज द फोर्स, दैट इज k into e square upon r square is equal to mv square by r। ठीक है। और उसने कहा ये तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी बातें, मैंने जो नई चीज इंट्रोड्यूस की है बेस्ड ऑन माय मैथमेटिकल इंट्यूशन, इट इज mvr is equal to nh by 2 pi। ये वो स्टेबल ऑर्बिट है जो कोई भी ईएम वेव रेडिएट नहीं करेगी, और यहां से mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई हो जाएगा। और इसको जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, यहां से आप r और v दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं मैनिपुलेट करके, तो आपको निकाल भी सकते हो, यहाँ से r से एक r कैंसिल हो गया और इधर से आपको इक्वेशन मिली r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, और इधर से आप v इज इक्वल टू निकाल लेंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। तो इस v की वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो जो r का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर की जगह जब आप ये रखेंगे एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, तो यहां से r इज इक्वल टू बना के ई स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक r से फिर एक r कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फाइनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिला एम एन स्क्वायर एम एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फाइनली यहां से मिला और मल्टीप्लाइड बाई इस पूरे के एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन के लिए चल रहा था सारा कुछ। ये किसके लिए चल रहा था, हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं इन जनरल किसी भी एटम के लिए बात करूं जो हाइड्रोजन लाइक है, पहली चीज तो ये सारी एनालिसिस बोर की जो थी वो बेसिकली किसके लिए थी, उसने जो मॉडल अपना दिया वो बेसिकली किसके लिए दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस के बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हो बस, तो वो हीलियम प्लस भी हो सकता है और लिथियम प्लस प्लस भी हो सकता है। लिथियम
प्लस प्लस में। ठीक है, तो जनरली लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए, एक बचा रह गया। तो इन जनरल न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो प्लस जेड इंटू ई होगा। तो यहाँ पर एक जेड का फैक्टर और आ जाएगा हर जगह। तो जब आप इस जेड के फैक्टर को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे जो है, जब आप ये वैल्यूज वगैरह रखेंगे तो एक जेड का फैक्टर के साथ में और चलेगा और वो जेड का फैक्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बोर ने कहा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये के है, डी है, पाई है, एम है, ये सब कांस्टेंट है आपके, है ना। तो अगर आप इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z। यहां से ये R का एक्सप्रेशन आ गया बेटा। ठीक है, हाँ बताओ बताओ नमन, जल्दी बताओ। सर आपने सबसे पहले जहाँ फोर्स इक्वल किया था mv²/r, तो वहाँ पे kze²/r ऐसा लिख दिया। क्या कर रहे हो? ओके सर, आपने बाद में लिखा है ना वो z, वो ध्यान नहीं किया। ठीक है, यस सर, अब ठीक है। नहीं, तो ये रेडियस आ गई आपकी। तो यहाँ पर इसने ये बताया कि इस एक्सप्रेशन से बोर ने एग्जैक्टली कहा दोनों से कि अब आप रेडियस बता सकते हो कि रेडियस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ किस किस जगह पर पॉसिबल है। इतना बड़ा स्टेटमेंट था अपने आप में कि जो पहली पॉसिबल ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कितनी दूर होगी, वो आप बता सकते हो किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, फॉर हाइड्रोजन, तो उसने कह दिया कि हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है और हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल पहली रेडियस जो होगी वो कितनी दूर होगी, तो दैट इज n is also equal to 1, that is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन के लिए पहली पॉसिबल ऑर्बिट जो होगी वो क्या होगी, ये। फिर उसने इस r की वैल्यू रखी इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन नंबर 3 में यहाँ r की वैल्यू रखी। तो जब ये r की वैल्यू रखी तो स्पीड भी पता कर लिया उसने, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई z बाई n के, और यहाँ एक कांस्टेंट बना c अपॉन 137। दिस वाज अनदर माइलस्टोन ऑफ बोर। मतलब लोग पागल हुए जा रहे थे कि ये क्या डेवलप कर रहा है, एग्जैक्टली बता रहा है कि भाई न्यूक्लियस के बाहर रेडियस कहाँ कहाँ होंगी, एग्जैक्टली बता रहा है कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है तुम करते चलो ये सब, और लास्ट में ये बताओ कि वो जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसकी वेवलेंथ जो आ रही है वही निकाल के बताओ, हम मानेंगे ये सब जो कुछ करे जा रहे हो। उसने कहा देखते चलो आप, स्पीड निकाल ली, रेडियस निकाल ली, लोगों ने कहा एनर्जी भी निकाल लो। तो एनर्जी याद करो क्या फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का, याद करो, टोटल एनर्जी वाज माइनस ऑफ हाफ mv², ये था, बताइए जल्दी बताइए। यही तो थी, रदरफोर्ड ने यही तो बताई थी, टोटल एनर्जी माइनस हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव, या आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मतलब आप बोर के मॉडल देख रहे हो, कहीं कहीं तो क्वांटम थ्योरी घुसा दी है और कहीं कहीं क्लासिकल फिजिक्स की ही चीजें यूज कर रहे हैं। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अब भी, मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अब भी फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई माइनस के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें v की वैल्यू रख दी यहां से, और इसमें r की वैल्यू रख दी यहां से, और फिर जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट की इसने तो फाइनली आंसर आया -13.6 Z²/n²। ये आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में भी, पढ़ते हैं ना।
क्या ये एक्सप्रेशन देखा है आपने सभी ने टोटल एनर्जी का? हाँ, बहुत बढ़िया। तो बोर ने कह दिया कि देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में मूव करेगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट एन में, तो उसकी जो एनर्जी गिवन होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, फिर उसने कहा कि लेट अस सपोज ये ऑर्बिट्स हैं। देखो ध्यान से, आप यहाँ पर चीजें होंगी। अब लोग एकदम दिल थाम के बैठे थे कि भाई अब बताने दो इसको, स्पेक्ट्रम पे आने दो इसको, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब सही है या नहीं, लोग इसी चीज से आइडिया लगाएंगे कि अल्टीमेटली ये डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को सही से एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया। इसने ये बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पॉसिबल है, और जब इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है तो एटम की एनर्जी चेंज होती है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में होता है जिसको ग्राउंड स्टेट बोला है इसने, और इसकी एनर्जी एटलीस्ट हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि लोग तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम देखे थे, हाइड्रोजन का ही डेटा चल रहा था, तो हाइड्रोजन के लिए जब इसने इसकी एनर्जी डिफाइन करवाई तो ये आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की आई -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी एनर्जीज इसने डेवलप की। ठीक है, और ऐसे चलता गया ऊपर तक। और अब ध्यान से देखना, इसने कहा कि जो ये रेडिएशन बाहर निकल रही है वो क्यों निकल रही है, इसका रीजन क्या बताया इसने, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो ये चीजें बाहर निकलती है। ठीक है, एनर्जी रेडिएशन बाहर निकलती है। तो ध्यान से देखिए, इसने फॉर्मूला क्या दिया था, ई एन टू माइनस ई एन वन, ये जो तीसरा पोस्टुलेट है, इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ था, उन्होंने कहा था कि बामर सीरीज में ये बताओ, जब 3 से 2 पर ट्रांजिशन होता है, 3 से 2 पर, तो एक रेडिएशन बाहर निकलती है रेड कलर की। याद है कल बामर का एक्सपेरिमेंट, याद करिए पीछे जाके, कल जो बताया था, बामर ने ये कहा था कि मेरे फॉर्मूले में अगर आप एन की जगह 3 रख दोगे तो पहली लाइन की वेवलेंथ मिलेगी। तो ये डेटा लोगों के पास था पहले से कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जब ट्रांजिशन होता है, मतलब जब इंटीजर्स की वैल्यू 3 और 2 थी, तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन बन रही थी। तो इसने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो बामर सीरीज बनेगी, और बामर सीरीज कब बनेगी, जब n इज इक्वल टू 2 पर 2 के ऊपर वाली ऑर्बिट से ट्रांजिशन होंगे तो बामर सीरीज बनती है। इसने बामर सीरीज के बनने का रीजन बता दिया कि बामर सीरीज कब बनेगी, जब सेकेंड ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से ट्रांजिशन होंगे। अच्छा, निकालो जरा, कैलकुलेट करो अपनी थ्योरी से, उसने का यूज कर लो मेरा फॉर्मूला। देखो n इक्वल टू 3 में एनर्जी कितनी थी आपकी, -1.54, माइनस n इक्वल टू 2 में कितनी थी, -3.4। तो ये आपका बना 3.4 माइनस 1.54, 3.4 माइनस 1.54 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और यहां से जब उसने लैम्डा निकाला तो वो बना एच सी अपॉन 3.4 माइनस 1.54। और जब ये वैल्यू एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, और जब लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो ये ठीक उतना ही आया जितना कि बाबर ने दिया था, जितना बाबर ने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली। और जैसे ये रिजल्ट आया सारे पागल हो गए एकदम, पूरा यार ये उसने सही से एक्सप्लेन कर दिया।
इसके थ्योरेटिकल मॉडल को देखकर लोग घबरा गए एकदम, इसका मतलब ये एनर्जी का एक्सप्रेशन ठीक था बिल्कुल, और ये देखो डेटा मैच कर रहा है ना। फिर इसने बामर ही नहीं, फिर इसने सबको एक्सप्लेन किया, बोला लाइमन कब बनेगी, बोला जब n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होंगे हायर एनर्जी ऑर्बिट से, तब जो सीरीज बनेगी दैट इज लाइमन। और उसने लाइमन के भी एक एक वेवलेंथ को एक्सप्लेन करना शुरू किया अपने इन फॉर्मूलों से, वो भी एक्सप्लेन हो गए। फिर लाइमन बामर के बाद ब्रैकेट बने, ब्रैकेट में n इक्वल टू 3 पे ट्रांजिशन हो रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया बोर ने, और बोर की जय जयकार हो गई, बोर एकदम मतलब खुश हो गए, सब जगह बोर की खूब वाहवाही हुई, ठीक है। और यही आपका बोर मॉडल है बेसिकली। बोर मॉडल में आपके सिलेबस में भी इतना ही है, रेडियस का एक्सप्रेशन, स्पीड का एक्सप्रेशन, एनर्जी का एक्सप्रेशन, और फिर ये जो सीरीज बनी है आपकी, ठीक है, इन सीरीज में किस तरीके से सीरीज बनी और कैसे वेवलेंथ निकाली जाती है, ठीक है ना। तो ये सब बोर ने एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से सीरीज निकाली जाती है। और इनफैक्ट ध्यान सुनना, उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा कि जो रेडवर्क का कांस्टेंट था ना, मैं उसकी वैल्यू भी डिराइव करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि रेडवर्क ने कहा था कि ये वैल्यू मैंने डेटा से दी थी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से। तो उसने ये कहा कि देखो आई कैन डिराइव, क्योंकि मैंने ये कहा है एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6, ध्यान से देखिए 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करके जब लिखेंगे तो इट इज n2 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 बाहर आ गया जेड स्क्वायर, और अंदर बचा, ये माइनस में होता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा फाइनली 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और इसने फिर कहा कि देखो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 अपॉन एच सी इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और याद करिए रेडबर्ग इक्वेशन क्या थी, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। और यहां से इसने ये कह दिया कि देखो कंपेयर करेंगे तो ये जो r है बेसिकली वो 13.6 अपॉन एच सी के इक्वल आ गया। तो r की जो वैल्यू है दैट वी कैन राइट 13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी। तो सिंस 136 ये सब पता था, एच पता था, सी पता था, हाँ बताओ, हाँ बताओ क्या कह रहे हो नमन। सर बोर मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन के लिए होता है, तो z की वैल्यू 1 सकते हैं। हाइड्रोजन लाइट का मतलब, हाइड्रोजन लाइट का मतलब Z1 नहीं होता। हाइड्रोजन लाइट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल एक घूमेंगे। ओके न्यूक्लियस के सर। अंदर चार्ज कितना भी हो सकता है, ओके सर। इसे हाइड्रोजन लाइट। तो यहाँ पे जब हमने H और C की वैल्यू रखी इसमें, तो R की वैल्यू ठीक वही आई जो रेडबर्ग ने दी थी। तो लोग और पागल हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो कोई गजब ही हो गया, ठीक है। इसने तो वो रेडवर्क की भी बात एक्सप्लेन कर दी, है ना। और बहुत फेमस हुए इसके बाद एक्चुअली, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही जो अनएक्सप्लेन्ड
स्ट्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, उसको एक्सप्लेन करती हुई कोई थ्योरी थी नहीं। और जब ये थ्योरी आई तो लोग अचानक से मंत्रमुग्ध हो गए, उनका देखो यार सब एक्सप्लेन हो रहा है इससे तो। पर इस सारे एक्सप्लेनेशन का एक जो रीजन था, एक तो वो था, बताओ इस पूरे एक्सप्लेनेशन में सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बताओ बोर के मॉडल में सबसे क्रिटिकल पॉइंट बताइए, कौन बताएगा आप में से। अब वो सरप्राइज आपका आने वाला है, सुनिए ध्यान से। कई सालों से, लगभग लगभग 10 8 10 साल तो कोई है, 10 12 साल एक्टिवली इस फील्ड में, कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोग डिस्कशन बढ़ाएंगे। यस शगुन बताइए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बता रही थी। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करके वो इक्वेशन डिराइव हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो एक्चुअल में सब लोगों ने ना बोर से भी ये चीज पूछी, और एज ए टीचर भाई मैंने भी कई बार ये सोचा कि इसका क्या डेरिवेशन है, ये कैसे दिया बोर ने। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये कैसे दिया उसने। तो मैं तो सोचता था बहुत जनरली पहले कि हाँ दिया होगा यार उसने कुछ सोच के, कोई हायर क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके, कुछ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स करके कुछ सोचा होगा उसने। ठीक है, क्या लगता है आपको बताइए। जबकि जितने लोगों ने बोर से क्वेश्चन किया कि बोर तुमने ये कैसे दिया, ये बताओ, तुम्हारा पूरा मॉडल टिका हुआ है इसके ऊपर, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बोर ने कभी भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हाउ आई एम अज्यूमिंग दिस mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। पता नहीं बोर ने दी नहीं दी। अगर आप सर्च भी करेंगे इंटरनेट पे तो nowhere it was given कि how Bohr thought of this, ये बोर ने किस तरीके से दिया mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, है ना। तो काफी समय तक तो लोग पूछते रहे कि बताओ बताओ, लेकिन वो कहता था इंट्यूशन है या जो भी है। ठीक, थोड़े साल के बाद क्या हुआ, आगे पढ़ोगे आप इसी चैप्टर में, एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने करीब 10 12 साल बाद डी ब्रोगली आए, और डी ब्रोगली ने एक नई थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह। और अगर इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव मान ले तो डी ब्रोगली ने क्या किया कि इस इक्वेशन को डिराइव कर दिया, समझे। तो डी ब्रोगली ने कहा इलेक्ट्रॉन वेव है, लोगों ने कहा कैसे। उसने कहा देखो अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान ले तो इसका डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको कई लोग ट्रू मानते थे, लोगों ने कहा इसको क्यों माने, क्योंकि इसको सही मान लो तो जो है एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन हो रहा है। तो लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी को जो आप कह रहे हो कि इसको मान लो, तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को वेव मानने के लिए कहा। फिर लोगों ने कहा तो इसलिए तो वही बात हो गई कि ये कह रहा है इसे मान लो तो एटम सही है, डी ब्रोगली कह रहा है इलेक्ट्रॉन को वेव मान लो तो ये सही है। तो अगर कल को यही गलत हो जाए, इलेक्ट्रॉन को वेव क्यों माने। तो फिर एक और साइंटिस्ट हुए डेविसन और जर्मन, इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटली, नॉट बेस्ड ऑन इंट्यूशन, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है। तो जब कोई चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाए फिर उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहती। तो जिस दिन डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, उस दिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, और
इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जैसे स्टैब्लिश हुआ तो डी ब्रॉगली ने इसका डेरिवेशन करके दिखा दिया कि हाँ ये ठीक बात है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, दैट इज क्वांटाइज्ड। आप समझ रहे हैं? तो फिर लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि फिर तो मैथमेटिकल प्रूफ आ गया 10-15 साल बाद। ठीक है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ भी है, और ये थ्योरी भी बना दी लोगों ने। तो फिर वो बात दब गई, खत्म हो गई वो बात। लेकिन क्वेश्चन आज भी यही अटका पड़ा हुआ है कि बोर ने ये कैसे सोचा। हाउ बोर थॉट ऑफ दिस? बोर को तो कुछ नहीं पता था, वेव नेचर ये सब कुछ नहीं पता था, पता ही ना मत। सर अगर हमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के बारे में जानना हो तो? आगे आगे आएगा सब, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, श्रोडिंगर वगैरह ये सब आगे डेवलप होगा बोर के बाद, है ना। ठीक है सर। पर अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, और वो ये कि बोर ने ये इक्वेशन कैसे दी। बोर ने ये इक्वेशन कैसे दी? हु विल टेल मी दिस? बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहले तो ये बताओ कि बोर ने ये इक्वेशन कैसे दी। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम कैसे बताएं, ये तो बहुत कोई हाई फाई चीज होगी, है ना। मैं भी यही सोचता था, मुझे भी लगता था कि भैया एनसीईआरटी में लिखा है, मान लो इसको और दूसरा दिया होगा बोर्ड ने कुछ सोच साच के, ठीक। लेकिन जब ये चीज एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि बोर्ड ने क्वांटम थ्योरी यूज करके ये दिया, या इंट्यूशन आया उसको, तो बोर्ड ने दिया ये 1912 में। और क्वांटम थ्योरी में केवल 1912 तक दो ही चीजें डेवलप हुई थी। एक तो ये कि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली यही बताता है कि फोटोन जब भी किसी चीज से इंटरेक्ट करेगा, जो ये एनर्जी है पैकेट की, वो जब भी किसी चीज से इंटरेक्ट करेगी तो वो कंजर्व रहती है एनर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई, वो एनर्जी इंटरेक्ट करेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल ओबे करेगी। वो पूरा पैकेट का जो एनर्जी था वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इतनी ही थ्योरी के बेसिस पे बोर ने ये इक्वेशन दी। तो ये तो आती है हमें, ये थ्योरी तो सीख ली हमने, यानी कि कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है इसको देने में। तो बिना डी ब्रॉगली की हेल्प लिए हाउ बोर केम टू दिस कंक्लूजन एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो बोर के सामने क्या क्या चीजें रही होंगी। नाउ वी आर एंटरिंग कि आखिर बोर कैसे पहुंचा इस चीज पर। ठीक है, जिसे बोर ने कभी नहीं बताया। ठीक है, और बोर ने पब्लिक नहीं किया कभी कि ये इंट्यूशन कैसे आई उसको। वो उस चीज में एंटर कर रहे हैं हम लोग कि आखिर बोर कैसे पहुंचा इस कंक्लूजन पे। देखो ध्यान से, ध्यान से देखिए, बोर के सामने क्या क्या चीजें थी। बोर के सामने क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। बोर के सामने एक तो ये इक्वेशन प्रेजेंट थी, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। या इस फ्रीक्वेंसी को, लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो उस समय प्लैंक ने ये थ्योरी डेवलप की कि जो ये लाइट के फोटोन होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। यानी कि v की जगह आप लिख सकते हो c और f इंटू लैम्डा, तो f की जगह आ जाएगा c बाई लैम्डा। यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है कि जो फोटोन लाइट का निकलता है उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज एच सी बाई लैम्डा। एक तो ये फॉर्मूला था बोर के सामने कि जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में निकलती है, और हर पैकेट का जो फॉर्मूला है दैट इज एच सी बाई लैम्डा। दूसरा, बोर के सामने जो इक्वेशन थी वो थी रेडबर्ग इक्वेशन, क्योंकि उससे पहले तक
उससे पहले तक रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिया था mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन थी, और दूसरी जो टोटल एनर्जी थी दैट वाज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये रदरफोर्ड का वर्क था बोर के सामने, ध्यान से देखिए। ये प्लैंक का वर्क था बोर बोर के सामने। दिस वाज प्लैंक, दिस वाज रदरफोर्ड, ठीक है। और तीसरा जो एक साइंटिस्ट था दैट वाज रिडबर्ग। और रिडबर्ग ने बेसिकली जो स्पेक्ट्रम था उससे रिलेटेड डेटा था उसके पास। और रिडबर्ग का फॉर्मूला था 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डेटा उस टाइम तक जो अवेलेबल था रिडबर्ग की हेल्प से। ये जो इलेक्ट्रॉन का घूमना है उसकी जो एनर्जी है, जो क्लासिकल डायनेमिक्स है, फिजिक्स है, ये वो है। और ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तीन साइंटिस्ट का वर्क बोर के सामने था। बताओ नमन। सर यहाँ के जेड ई स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ, मतलब आप जनरलाइज कर सकते हो इसको, मतलब के जेड ई स्क्वायर। लेकिन उस समय तक लोगों ने जनरलाइज कैलकुलेशन नहीं की थी। इन लोगों ने स्पेशली हाइड्रोजन के लिए डेवलप कर रखा था, इसलिए जेड गायब कर रखा है मैंने सभी से, ठीक है। तो इन तीन लोगों के वर्क को ध्यान से देखिए आप। और अब आप थोड़ी देर के लिए बोर को भूल जाओ। पता है बोर ने क्या किया बेटा? बोर ने सभी का दिमाग उलझा दिया है इस एक इक्वेशन को देके। इस एक इक्वेशन को देके लोग इसी तरीके से सोचते थे कि एंगुलर मोमेंटम और एच में क्या रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम एच में क्या रिलेशन है, और कभी पहुंच ही नहीं पाए उस चीज तक। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे सब, ठीक है, कि ऐसा कुछ दिया है बोर ने। अब आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं जस्ट ऊपर नीचे। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा। और इसके जस्ट नीचे मैं लिख रहा हूं एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये लैम्डा है जो रेडिएशन बाहर आ रही है एटम से, उसकी वजह से, उसकी जो वेवलेंथ है। और कोई भी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो उसके फोटोन की एनर्जी लिखी जा सकती है एच सी बाई लैम्डा से। आप इन दो साइंटिस्ट का वर्क ध्यान से देखिए। दिस इज रेडबर्ग इक्वेशन एंड दिस इज प्लैंक इक्वेशन। इन दोनों को ध्यान से देखिए और कंबाइन करने की कोशिश करिए खुद। आप बोर को छोड़ दो, आप बोर को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे अब हम। केवल आप देखिए कि रेडबर्ग की इक्वेशन ये है और एनर्जी की इक्वेशन ये है। प्लैंक की थ्योरी और रेडबर्ग की थ्योरी वो है ही दूर दूर तक। आप केवल इन दोनों को क्लब करने की कोशिश करिए। क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको बताइए। सोचिए बेटा। हमने बोर को साइड पे रखा हुआ है अभी, और हम डील कर रहे हैं बेसिकली डायरेक्टली उस समय पर जो कुछ भी अवेलेबल था उससे। क्या इस रेडबर्ग इक्वेशन में दोनों तरफ मैं एच सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ये सुनो, अगर मैं दोनों तरफ रेडबर्ग इक्वेशन के एच सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल रहा है आर एच सी
अपॉन N1 स्क्वायर माइनस RHC अपॉन N2 स्क्वायर। एम आई करेक्ट? बताइए। और अब मुझे ये बताओ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये चीज क्या है? लेट मी अलाउ यू टू स्पीक। बोलते चलो जब मैं पूछूं तो। ये चीज क्या है बेटा? एनर्जी। एनर्जी। नाउ अप्लाई। ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या है बेटा? ध्यान से देखो। कैन यू कमेंट ऑन दिस? कैन यू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस थिंग? ये चीज क्या हो सकती है? देखो रिडबर्ग तो इंटीजर मानता था इसको कि n1 एक इंटीजर है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन को देखूं मैं ध्यान से, तो ये पूरी चीज क्या है? ये इसका नेचर क्या है? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ये बताइए। एनर्जी। हाँ, एनर्जी ऑफ N1 शेयर। it is also a form of energy. It is also a form of energy. ये कंक्लूजन हमने निकाला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है? ये एनर्जी है एटम और इलेक्ट्रॉन की ही, और ये भी एनर्जी है एटम और इलेक्ट्रॉन की ही। तो क्या यहां से आपको ये आइडिया नहीं आ रहा है कि ये जो वेवलेंथ थी वो एटम से निकलने वाली वेवलेंथ थी, और ये जो रेडिएशन निकल रही है वो दो एनर्जीज के डिफरेंस से निकल रही है, दो एनर्जी के डिफरेंस से। तो क्या यहां से हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट नहीं ले सकते कि एनर्जी, देखो ध्यान से, N1 और N2 जिन्हें अभी तक एक इंटीजर माना जा रहा था, अब मैं इनको इस तरीके से विजुलाइज कर रहा हूं कि ये एटम की दो स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है। एटम की दो एनर्जी की स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है। और जब एटम, हमने अब ये इस इक्वेशन से समझा कि एटम और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट होती है, क्या होती है? एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट। ये N1 वाली एनर्जी स्टेट है, ये N2 वाली एनर्जी स्टेट है। और हर एनर्जी स्टेट की अपनी एक एनर्जी होगी, यानी कि एटम कंटिन्यूअस एनर्जी पजेस नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एटम की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, और वो इन इंटीजर से डिसाइड होती है, N1 से और N2 से। मतलब एटम की एनर्जी is somewhat related to n square, where n are the n is equal to 1 2 3 4। ये जो n है ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स है। ये जो n है ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स है। और एनर्जी का क्वांटाइजेशन ऑलरेडी प्लैंक थ्योरी में दे ही रखा है, तो ये मानने में भी हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि एनर्जी n पर इस तरीके से डिपेंडेंट है। और n क्या है? डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। एटम कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस एनर्जी स्टेट्स। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बताइए। यस सर। यस सर। बोलिए। तो बेटा एक बात बताओ, तुम ये जो फॉर्मूला है, अगर जरा आप इसमें R की, H की और C की वैल्यू रखोगे, जब R की, H की और C की वैल्यू रखोगे,
आर एच और सी, तो इनका प्रोडक्ट जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। yes, आर एच सी ये कोई बोर ने थोड़ी दिए, ये तो पहले से ही थे। रेडबर्ग कांस्टेंट पहले से ही था लोगों के पास, एच पहले से ही था, सी पहले से ही था। तो जब इन वैल्यूज को रखा हमने तो हम किस रिजल्ट पे आ गए? एग्जैक्टली वो रिजल्ट जो जो बोर ने डिराइव किया हुआ है अपनी थ्योरी के बेस पे। yes sir, क्या ये वही रिजल्ट नहीं है? देखो ध्यान से, ये जो रिजल्ट बोर ने डिराइव किया था एनर्जी का, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अगर हाइड्रोजन की जगह जेड वन लगते हैं तो ये कितना बना? एंड दिस, अगर आप इसको समझ पा रहे हो बेटा, दिस वाज द सरप्राइज एलिमेंट of today's class. You can reach the expression of energy of electron in an atom in a different energy states without the help of both assumptions. Simply अगर आप रेडबर्ग और प्लैंक थ्योरी को कंबाइन करें तो वहां से आप ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये ठीक वही फॉर्मूला है जो बोर ने अपनी अजम्पशन में दिया है। तो मैं यहां से आपको क्या हिंट करना चाह रहा हूं कि ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को यहां से कंबाइन किया गया, ये फॉर्मूला बनाया गया, और इस फॉर्मूले के बाद, यस नमन वांट टू आस्क समथिंग, पूछिए बेटा जल्दी। सर एटम्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है? ऊपर जा रहे हो नमन, मैं अभी जिन चीजों पे डिस्कशन कर रहा हूँ वो चीज नहीं देख रहे तुम सर वो अभी अलग ही चल रहे हो। मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ और तुम अभी इधर उधर घूम रहे हो। पूछो, चलो पूछो क्या पूछ रहे हो। एटम के अंदर न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है? देखो आज की डेट में अगर आप पूछोगे तो कुछ भी वैलिड नहीं है। अब तो क्वांटम फिजिक्स बहुत डेवलप हो गई है, श्रोडिंगर इक्वेशंस वगैरह आ गई है, तो आज की डेट में क्लासिकल फिजिक्स का कुछ भी वैलिड नहीं है। ये जो मॉडल मॉडल अभी हम पढ़ रहे हैं, एक सब बोर मॉडल mv स्क्वायर बाई आर, ये सब जो लिख रहे हैं ये सब वैलिड नहीं है कुछ भी। वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होता है, प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से डिसाइड होता है, ना कि न्यूटन की मैकेनिक्स से। So these are not valid thing now in the domain of quantum physics. तो वहां अलग मैकेनिक्स चलती है, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ओके लेकिन सर। अगर उस टाइम पर जाकर देखें जब ये चीजें बोर ने डेवलप की थी, तब न्यूटन के लॉ अप्लाई किए थे उसने, ठीक है। मैं सर आपको जो आज बताना चाह रहा हूँ जो चीज है वो ये कि ये जो बोर ने कहा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, कि कोई मैथमेटिकल इंट्यूशन नहीं थी। दिस वाज नॉट ए इंट्यूशन, दिस वाज बेसिकली ए रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले वो इस रिजल्ट पर आया, यहां से उसको आइडिया लगा एनर्जी के डिस्क्रीट होने का, एटम की एनर्जी के डिस्क्रीट होने का, इस एन पर डिपेंडेंट होने का। तब जाके उसने अपना पहला पोस्टुलेट दिया। पहला पोस्टुलेट अगर आप देखें तो वो इसी चीज से मोटिवेटेड था, देयर एग्जिस्ट सम स्पेशल ऑर्बिट around the nucleus in which electron does not radiate any EM wave। मतलब उसने कहा, इस वाली इक्वेशन को देख के उसने ये पहली पोस्टुलेट का थॉट प्रोसेस आया कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर अलग अलग रखते जाए तो एनर्जी ऑफ एटम बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम न्यूक्लियस के चारों तरफ
ऑर्बिट्स के नंबर को डिफाइन करेंगे और कहेंगे कि जो n की वैल्यू यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है केवल वो ऑर्बिट अलाउ करेंगे, उन एनर्जीज को केवल हम क्या करेंगे, अलाउ। ठीक है। और फिर अब ऐसा था कि डायरेक्टली तो ये रिजल्ट दे नहीं सकता था वो, ठीक है, डायरेक्टली ही कैन नॉट गिव दिस रिजल्ट, क्योंकि अगर वो ये रिजल्ट दे देता डायरेक्ट कि भाई जो एनर्जी है वो ये आया, तो लोग पूछते कि ये कहाँ से आया, तो उसको बताना पड़ता कि ये मैंने ऐसे कंबाइन किया है, और ये कंबाइन किया है तो उसको बताना पड़ता है कि रेडबर्ग इक्वेशन का यूज किया है मैंने डायरेक्टली। ठीक है, और रेडबर्ग इक्वेशन का अगर डायरेक्ट यूज मैंने किया है तो तुमने क्या किया, फिर तो रेडबर्ग को क्रेडिबिलिटी जाती है। हाँ, एनालिटिक एनालिसिस के लिए आपको मिल सकता है रिजल्ट, लेकिन आप ध्यान से देखो व्हाट अ मैथमेटिकल जीनियस ही वाज, उसने यहाँ से रेडबर्ग को ही कंबाइन करके ये इक्वेशन बनाई, यहाँ से आइडिया लिया कि एटम की एनर्जी को डिस्क्रीट मान सकते हैं और केवल सर्टेन ऑर्बिट्स को ही अलाउड मान सकते हैं जिनकी एनर्जी इस इक्वेशन से गिवन हो। अब उसको कुछ ऐसा डेवलप करना था कि लोग इस फॉर्मूले तक आ जाएं बिना इस रूट के। ठीक है, नहीं तो फिर पकड़ा जाता है यहाँ से कि भाई ये जो वेवलेंथ है वो तो रेडबर्ग इक्वेशन को ही कंबाइन किया प्लैंक थ्योरी से। तो उसने यहाँ पर देखो किस तरीके से सेकंड पोस्टुलेट के बारे में सोचा, थॉट प्रोसेस देखो उसकी। उसने कहा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये वाली इक्वेशन तो है ही मेरे पास, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू ae स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन तो है ही। अब मुझे फाइनली एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। यस लक्ष्य बताइए, जल्दी बताओ, टाइम हो गया। सर चलो टाइम ही हो गया बिल्कुल। टाइम हो गया, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। खैर आप लोगों ने जो चीज है वो तो देख ही ली कि एक्चुअल में हम बोर के इस एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हैं बिना बिना बोर की थ्योरी यूज किए, सिंपली रिडबर्ग एंड प्लैंक को कंबाइन करके। तो अब आप लोगों का ये टास्क है, आपको ये सोच के आना है कि ये एमबीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई ये कैसे उसने डिजाइन किया, सो दैट उसको रिजल्ट पहले से ही पता था। ये ठीक कुछ ऐसा था कि जिसका रिजल्ट डेरिवेशन का पहले से पता हो और इक्वेशन बाद में डिजाइन की गई हो। ठीक है, सो ये आप कल सोच के आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स मीट टुमारो and we'll see how this second postulate came. Thank you. Take care. Bye bye.